देखिए पहला क्वेश्चन, बेस्ट एक्सप्रेशन पूछा आपको कि कौन सा वर्ड है जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है दिए गए वर्ड को, तो जुबिलेंट का सिनोनिम बताना है। जुबिलेंट का मतलब लिख लीजिए, खुश को बोलते हैं, हैप्पी को बोलते हैं जुबिलेंट। जुबिलेंट खुश, चीयरफुल, हैप्पी चीयरफुल। तो इसका सिनोनिम बताना है तो रिजॉइसिंग इसका सिनोनिम होगा, खुश को रिजॉइसिंग बोलते हैं, जुबिलेंट रिजॉइसिंग खुश। सोम्बर जो वर्ड है ये इसका एंटोनिम है, इसका मतलब होता है उदासी भरा, सोम्बर उदासी भरा। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश, डिजेक्टेड निराश। एंड जोक्युलर से मतलब है मजाकिया, कॉमेडियन, विनोद प्रिय, मजाक करने वाला। तो जुबिलेंट का सिनोनिम हो जाएगा रिजॉइसिंग। सेकंड आपसे पूछा है करेज, करेज का मतलब है साहस, तो साहस का ऑपोजिट पूछा है आपसे, ब्रेवरी है वो बहादुरी है, वीकनेस है कमजोरी, कावर्डिस आ जाएगा कायरता। कावर्ड कायर होता है, कावर्डिस है तो ये कायरता। तो करेज साहस, तो कायरता इसका एंटोनिम हो जाएगा। फियर से मतलब है डर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। फिर आपसे पूछा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है, तो कमेंसुरेट की स्पेलिंग ए में सही है। कमेंसुरेट का मतलब होता है सही रूप से अनुपात में, अनुपातिक, ये आपको नोट करना है। कमेंसुरेट का मतलब है सही अनुपात में, स्पेलिंग ए में सही है। फिर 4 to 6 कॉमन एरर्स हैं। फोर्थ में पूछा है आपसे, ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, कि वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था कारण कि उसके अगले डोर पर, मींस उसके पड़ोस में ही लगातार म्यूजिक चल रहा था। लगातार के लिए कंटिन्यूअस यूज करते हैं, कंटिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक कर, तो ये मीनिंग नोट कर लीजिएगा। कंटिन्यूअल है वो फिटफुल है, इरेगुलर है, रुक रुक कर है। जबकि अगर रुक रुक कर है तो फिर कंसंट्रेशन हो सकता था, संभावना थी, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो लगातार है। फिफ्थ में पूछा आपसे, स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स रन डीप का मतलब है गहरा जल जो होता है वो शांत होता है, ये कहावत ही है, तो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अभी आप यहां पे ये मत देखना कि वाटर्स है तो वाटर समुद्र या झरना होता है, उस सेंस में जाएंगे तो फिर आपको रन्स करना पड़ेगा। या तो ये स्टिल वाटर रन्स डीप होता है या स्टिल वाटर्स रन डीप, दोनों ही राइट होते हैं। इन दोनों का मतलब है जो व्यक्ति शांत दिखता है उसके पैशन जो होता है, उसके जुनून है, उसका उत्साह है, उसका जोश है, बहुत गहराई में होता है, या फिर शांत जल है वो गहरा होता है, यूं कह सकते हैं। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेज जोन्स। द जॉब है वो मिसेज जोन्स के डायरेक्शन में है, डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्शन आएगा। कारण भी ये देखिए, द यहाँ पे आर्टिकल है और आर्टिकल नाउन के पहले आता है, तो नाउन बनाना है इसको आपको, तो डायरेक्शन, डायरेक्ट तो वर्ब होती है, इस कारण से बी आंसर होगा, अंडर द डायरेक्शन। 7 to 9 फिल इन द ब्लैंक्स। पोर द जूस डैश द ग्लास। पोर का मतलब उडेलना होता है, एक स्पेलिंग होती है PURE, ये शुद्ध होता है। POUR पोर उडेलना है, तो ग्लास में जूस उडेलना है, मींस मूवमेंट करते हुए जूस उसके अंदर जाएगा, तो इनटू का प्रयोग करेंगे, तो यहां आंसर आ जाएगा इनटू। 8 आपसे पूछा जा रहा है, आई हैव बीन वर्किंग डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून। मैं दोपहर से ही इस समस्या पर काम कर रहा हूं। अगर आप 4 लगा देते हैं इसका मतलब इस समस्या के लिए काम कर रहा हूं, जो कि इलॉजिकल होगा कहना, तो वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम कह सकते हैं, किसी भी समस्या पर काम कर रहा हूं, तो ऑन दिस प्रॉब्लम। सुषमा हैज अ डीप डैश फॉर ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स का मतलब शराबी हैं, जो शराब पीता है उसको बोलते हैं ड्रंकर्ड्स। तो सुषमा हैज अ डीप डैश फॉर ड्रंकर्ड्स, शराबियों के प्रति उसे गहरी घृणा है। घृणा के लिए यूज करना है तो हेटर्ड आएगा। हेट है वो घृणा करने को बोलते हैं, वर्ब है। हेटेड उसकी सेकंड फॉर्म है, हेटिंग भी वर्ब का ही ING फॉर्म है, इसलिए हेटर्ड घृणा के लिए कह रखा है। कारण है इसका कि ए यहां पे लगा रखा है, ए के बाद में ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में है डीप, और आपको आगे चाहिए थी नाउन,
तो वो विकल्प चुनना था जो नाउन हो। नाउन केवल यहां पे ए ही है, बाकी तीनों वर्ब्स हैं। नंबर 10 to 12 इडियम्स एंड फ्रेजेस। काउच पोटैटो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो लंबे समय तक टीवी देखता है, तो वो ऑप्शन निकालना है जो टीवी संबंधी कुछ दे रखा हो, तो आपका आंसर बी होगा। अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, ऐसा व्यक्ति जो टेलीविजन देखना पसंद करता है उसे कहते हैं काउच पोटैटो। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब है बी इन चार्ज। जो व्यक्ति बॉल कैरी करता है वो प्रभारी है, वही इंचार्ज है, उसी पर सारा दायित्व है। तो 11 में आपका आंसर आएगा बी। टर्न डाउन 12, टर्न डाउन से मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठुकराना। टर्न डाउन से मतलब है रिजेक्ट करना, तो आपका फिर आंसर होना चाहिए सी। रिजेक्ट दिया हुआ है सी में, तो सी आंसर हो जाएगा। 13 to 15 आपसे पूछा है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लेखकों की जो भी साहित्य रचनाएं हैं उनकी कॉपी करता है उसको प्लेजियरिस्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को पूछे तो प्लेजियरिज्म हो जाएगा, टी के स्थान पर एम आ जाता। साहित्य चोरी अगर पूछता तो ये तो साहित्य चोरी करने वाला व्यक्ति प्लेजियरिस्ट, और साहित्य चोरी अगर आता तो प्लेजियरिज्म होता। फिर प्लूरलिस्ट है। प्लूरलिस्ट का मतलब है जहां पे ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह जहां पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं लेकिन अपने अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। मीन्स रहेंगे साथ लेकिन उनकी जो ट्रेडिशन है, उनका जो आचार व्यवहार है वो हमेशा अपने अलग अलग तरीके से ही चलेगा, उसको प्लूरलिस्ट बोलेंगे। इमिटेटर का मतलब नकल करने वाला, एंड कॉपी कैट का मतलब भी नकल करना। इमिटेटर इमिटेट करने वाले को बोलते हैं, और कॉपी कैट का मतलब जैसा कोई दूसरा व्यक्ति करता है वैसा का वैसा ही कोई व्यक्ति करे तो उसको कॉपी कैट उस व्यक्ति को कहेंगे। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, ऐसी कोई चीज जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको पैल्पेबल, स्पर्श करने योग्य। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, ऐसी कोई चीज जिसे फील किया जा सके, स्पर्श किया जा सके, उसे पैल्पेबल के नाम से जानते हैं। पेंडेमिक है, पेन से मतलब होता है सभी, सर्व। ऐसी बीमारी जो सभी जगह फैली हुई है उसको पेंडेमिक के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी है पेंडेमिक। पाल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ या महत्वहीन, जो इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है, ट्रिवियल है, तो उसे पाल्ट्री के नाम से जानते हैं। पाल्ट्री तुच्छ या महत्वहीन। और पैन क्रोमेटिक, देखिए क्रोम जहां वर्ड लगता है इसका मतलब कलर होता है, पैन का मतलब सभी है, क्रोम का मतलब कलर है, तो ये होता है सेंसिटिव टू लाइट ऑफ ऑल कलर्स। सभी प्रकार के रंगों के लाइट्स के प्रति सेंसिटिव होना, पैन क्रोमेटिक। जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है सभी प्रकार के कलर्स की लाइट के प्रति, उसे पैन क्रोमेटिक के नाम से जानते हैं। फिर आपसे पूछा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, चुनावों का वैज्ञानिक अध्ययन, सेफोलॉजी। पी इसमें म्यूट रहता है, सेफोलॉजी। ये रुझान होता है कि चुनाव में कौन जीतेगा, तो सेफोलॉजिस्ट है वो रुझान करने वाला व्यक्ति, और इस प्रोसेस को सेफोलॉजी। पैथोलॉजी है ये रोग विज्ञान। ए का जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है पैथोलॉजी, ये रोग विज्ञान होता है। पैलियंटोलॉजी है ये जीवाश्म विज्ञान को बोलते हैं, पैलियंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान। और फिलोलॉजी का मतलब भाषा विज्ञान होता है, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान, पैलियंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, एंड सेफोलॉजी जो आपको प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर। 16 से 20 तक के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ही एंजॉयज टू गो ऑन टूर्स विद हिज चिल्ड्रन। एंजॉय के बाद में आपको नोट करनी है ये चीज, एंजॉय के बाद में हमेशा जेरेंड लगता है। जेरेंड लगता है तो एक बात ये मान के चलिए कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपको ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं दिया हुआ। ए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे टू गो दे रखा है, तो फिर आपके आंसर बचते हैं सी या बी। चूंकि गो ऑन टूर होता है इस लिहाज से बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में प्रेपोजिशन फोर लगा रखा है, तो सी आ जाएगा गोइंग ऑन टूवर्स। सीता वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वॉज रिंगिंग द बेल। इसमें यह रहता है कि अगर दो क्लास आपको दे रखे हैं, दो उपवाक्य हैं जिनमें एक उपवाक्य व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, टाइम क्लास है,
एक उपवाक्य अलग तरीके से दे रखा है, तो उसमें वैन के साथ अगर सेकंड फॉर्म होती है तो फिर दूसरी तरफ आप वॉज वर के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं। इस लिहाज से वैन हर हस्बैंड रैंग सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, वॉज रिंगिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आंसर सी होना चाहिए। सीता वॉज कुकिंग इन द किचन, सीता भोजन पका रही थी किचन में जब उसके हस्बैंड ने बेल बजाई, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। तो वैन वाले उपवाक्य में आपको V2 फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म प्रयोग में लानी पड़ेगी, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में आप वॉज वर प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। 18 If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before bedtime. कोई गलती नहीं है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ये रहता है कि इफ के साथ में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए, यदि इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे साइड में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव ये होना चाहिए। हमें यहां पे ये चेक करना था कि कॉमा से पहले वाला पार्ट जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सही है कि नहीं, तो यहां पे इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैड बीन, तो सही है। अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर सी होता। सी में हेड को बाहर निकाला है, इन्वर्जन है। कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन का सहारा भी ले सकते हैं, मींस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। तो हैड द रूम बीन ब्राइटर भी सही होता, लेकिन चूंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है तो आपको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर डी होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। फिर 19 में नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो अंडरलाइन तो नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑन कैंपस होता है, इन द कैंपस नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं पर पूछी जा सकती है आपसे बात। ऑन आवर कैंपस, इन आवर कैंपस पॉसिबल नहीं है, कैंपस के लिए ऑन प्रेपोजिशन लगेगा, इन नहीं लगेगा। बात करें अंडरलाइन पार्ट की, नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। इन्वर्जन मींस पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो इसलिए आपको हैव पहले लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हैव पहले है वो ए में दे रखा है, नेवर हैव सच इंसिडेंट्स टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस, कि कभी ऐसे इंसिडेंट्स हमारे कैंपस में नहीं हुए। 20 का क्वेश्चन है, माई मदर टीच मी टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। तो अगर यहां पे टीच को सही मानते हैं तो फिर टीचेज होना चाहिए था, क्योंकि मदर सिंगुलर है और सिंगुलर है तो यहां पे टीचेज होना चाहिए। आगे इसने कह रखा है टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, अच्छा इंसान होना सिखाया है। सिखाने के लिए निश्चित रूप से थॉट वर्ब नहीं है काम की, यहाँ पे टॉक भी यूज नहीं कर सकते, तो यूज आपको टॉट करना पड़ेगा। टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अभी पैसेज करना है तो पहले हम हमेशा की तरह क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज पे आएंगे। तो 21 में आपसे पूछा What do you understand? What do you understand about the narrator? Narrator means होता है कथानक, कथा लिखने वाला, नरेट करने वाला, जिसने पूरा घटनाक्रम बताया है, उस व्यक्ति को नरेटर के नाम से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो नरेट करता है इज कॉल्ड नरेटर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नरेटर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ का जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें नरेटर के बारे में आप क्या समझते हैं। सेकंड पूछा है हाउ डिड द नरेटर रेस्पॉन्ड टू द स्पीच, कैसे स्पीच को रेस्पॉन्ड किया नरेटर ने। थर्ड पूछा है द नरेटर वॉज डिसगस्टेड बिकॉज, नरेटर नाराज था। डिसगस्टेड का मतलब नाराज होना होता है, वो नाराज क्यों था, क्यों डिसगस्टेड था। 24 में पूछा व्हेन द स्पीच एंडेड द नरेटर वॉज, जब भाषण का अंत हुआ तो नरेटर को कैसा एहसास हुआ, खुश था, थका हुआ था, या नाराज हो गया, या उसने राहत की सांस ली। ये चार ऑप्शंस हैं, पैसेज देखेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। और अंत में आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर लिसन टू द स्पीच विदाउट जजमेंट, कैसे उसने नरेटर ने स्पीच को सुना बिना जजमेंट के, कितने समय के लिए सुना उसने स्पीच को। तो ये मिनट्स जो भी उसमें दे रखी हो वो आपको फिल करना है। तो ये प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पैसेज पढ़ते हैं अपन। A guest speaker was addressing the faculty and the students in the college auditorium. Auditorium मतलब सभागृह होता है। ऑडिटोरियम का प्लूरल आपसे पूछे तो ऑडिटोरियम्स भी पॉसिबल है, और यूएम को हटाकर ए लिख दें तो भी ऑडिटोरिया भी इसका प्लूरल ही होगा। तो अ गेस्ट स्पीकर वॉज एड्रेसिंग द फैकल्टी, एक अतिथि वक्ता थे जो कि संबोधित कर रहे थे फैकल्टी को, एंड द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, और कॉलेज सभागृह में स्टूडेंट्स को भी संबोधित कर रहे थे। आई हैड जॉइन्ड द फैकल्टी,
द ईयर बिफोर, मैंने भी फैकल्टी के रूप में एक साल पहले ज्वाइन, मतलब कुछ साल पहले ज्वाइन किया था, एंड वॉज ऑलरेडी ड्रॉइंग अटेंशन, और मैं ध्यान दे रहा था। आई वॉज 27, मेरी आयु 27 वर्ष थी। फुल ऑफ अजम्पशंस अबाउट माई सेल्फ, अजम्पशंस का मतलब होता है पूर्वानुमान, अज्यूम करना। फुल ऑफ अजम्पशंस अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में सब कुछ मतलब अज्यूम कर सकता था मैं अपने बारे में। क्विक विद ए कमेंट ऑन एवरीथिंग, मैं बहुत तेजी से हर एक चीज पे कमेंट करता था। एंड एक्सपेक्टेड पीपल टू पे अटेंशन टू ऑल दैट आई हैड सेड, और हमेशा ये एक्सपेक्ट करता कि जो भी मैं कहता उसको लोग सुने। आई लिसन टू द टॉक फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, मैंने पहले 5 मिनट बातचीत सुनी। बाई द 7वीं मिनट तक आते आते आई वॉज लुकिंग अराउंड टू चेक इफ अदर्स वर लिसनिंग, मैंने अपनी गर्दन घुमाई ये देखने के लिए कि बाकी भी सुन रहे हैं कि नहीं। बाय द 10वीं मिनट तक आई हैड ग्लांस्ड एट माई वॉच 3 टाइम्स, मैंने 3 बार अपनी घड़ी को देखा, ग्लांस का नजर डालना, एंड यॉन्ड वंस, और एक बार उबासी ली, यॉन का मतलब उबासी लेना। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद आई वॉज थरली बोर्ड, मैं पूरी तरीके से बोर हो गया। एंड टेलिंग माई सेल्फ दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू सिट थ्रू सच एन इंसिपिड टॉक, इंसिपिड का मतलब होता है नीरस, और अपने आप को मैं बताने लग गया कि बहुत ही मुश्किल था इतनी अरुचिकर बात सुनना। आई वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपर्ट कमेंट्स विद माई नेबर, मैं मेरे पड़ोसी जो व्यक्ति बैठा था उसको मेरे एक्सपर्ट कमेंट्स शेयर करना चाहता था, बट ही वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट टू द स्पीकर, लेकिन वो तो लग रहा था जैसे कि बिक गया हो, वक्ता को पूरा सुन रहा था। एंड लुक्ड लाइक इट वॉज द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का सबसे महानतम दिन यही था। आई वॉज डिसगस्टेड, मैं बहुत ही नाराज हो गया, मुझे घृणित सा लगा। आई ट्राई टू कैच ए वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द टॉक, मैं कोशिश कर रहा था कि उस बातचीत से कोई वाक्यांश या कोई शब्द समझ सकूं, ओनली टू कन्विंस माई सेल्फ दैट दिस शुड बी हिज लास्ट टॉक एवर, केवल अपने आप को यह कन्विंस करने के लिए कि ये उसके जीवन की अंतिम टॉक होनी चाहिए। द 1 hour टॉक टुक एजेस टू एंड, 1 घंटे की जो बात है मुझे लगा कि युग बीत गए अंत होने में। एंड बिफोर द थैंक्स वर सैड, और जब धन्यवाद कहा गया उससे पहले आई जंप टू माई फीट विद ए साइन ऑफ रिलीफ, मैं बहुत ही रिलीफ के साइन में खड़ा हो गया, मुझे बड़ा चैन मिला कि ये कंप्लीट हुआ। माई नेबर स्माइल्ड एट मी एंड सैड, मेरा पड़ोसी मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा दैट टॉक वॉज वंडरफुल, कि बातचीत तो बहुत ही शानदार थी। वॉजंट इट, क्या नहीं थी। आई रिपोर्टेड इट ऑलमोस्ट किल्ड मी विद काइंडनेस, कि इतनी शानदार थी कि इस दयालुता से मैं लगभग मर ही गया था। अभी आपको इसके क्वेश्चंस देखने हैं। तो 21 का जो क्वेश्चन था कि पहले पैराग्राफ को देखकर क्या लगा कि वो लेखक था किस प्रकार का, जीनियस था, नॉलेजेबल था, सेल्फ कॉन्सीटेड का मतलब होता है घमंडी, और करिश्मेटिक का मतलब करिश्माई। तो निश्चित रूप से यहाँ पे सी, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं क्विक था, खुद के बारे में ही बोलने वाला व्यक्ति, खुद की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आमतौर पर ऐसे ही जज कर सकते हैं कि घमंड में था। हाउ डिड द नरेटर रिस्पॉन्ड टू द स्पीच, कैसे लगा उसको स्पीच, वो जो उसने सुना, तो स्पीच उसको लगा बहुत ही बोरिंग, क्योंकि दिया था 20 मिनट, आते आते तो बिल्कुल बोर सा हो गया। नरेटर नाराज क्यों हो गया, डिसगस्टेड क्यों था। तो हिज नेबर वॉज एनग्रोस्ड इन एन इंसिपिड टॉक, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि उसका जो नेबर था वो इस एरोचिकर बात में भी एकदम लीन था, उसे देखकर डिसगस्टेड हो गया। When the speech ended, the narrator was, जैसे ही स्पीच एंड हुआ तो नरेटर को कैसा एहसास हुआ, वो बिल्कुल चैन की उसने सांस ली। तो रिलीफ मिलने को रिलीव बोलते हैं। और उसने कितना समय तक स्पीच को सुना, बिना जजमेंट के, बगैर जजमेंट के सुना। तो उसने बहुत लंबा, लेकिन जजमेंट के बगैर फिर जजमेंट करना शुरू किया। तो 20 मिनट्स आपका इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 7th मिनट होते ही उसने कहा कि कुछ रिएक्शन चालू हो गए उसके, 20 मिनट तक बिल्कुल बोर हो गया। लेकिन शुरुआत के 5 मिनट्स जो हैं वो गर्दन घुमाए बगैर उसने सुना। तो ये आपका आंसर सी होना चाहिए। तो ये आपका पेपर कंप्लीट है।